पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये साफ कहा कि उन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा जो काम पर नहीं लौट रहे हैं। इस साल के शुरुआती महीनों में घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इनमें स्कूल टीचर्स और दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी शामिल थे। खतरे के मद्देनजर काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने परिवार समेत घाटी को छोड़ दिया। मई महीने से करीब 6000 कश्मीरी पंडित काम पर नहीं लौट रहे हैं। अब उपराज्यपाल ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोकने की बात कही है। उधर तवांग झड़प और चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। कल सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदनों में ये मुद्दा उठा, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। संसद भवन में गांधी प्रतिमा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक विपक्ष की चीन पर चर्चा की मांग। 12 दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। तख्तियों में लिखा दिखा, आखिर चीन पर कब होगी संसद में चर्चा, चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे मोदी जी। प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। 62 में हमें वो युद्ध हुआ था चाइना के खिलाफ, नेहरू जी ने चर्चा चलाई, बहुत डिटेल, मतलब सारे प्रश्न पूछ के सारे जवाब दे दिए और युद्ध चल रहा था। जब हमारे जवान लड़ रहे थे, पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। और आजकल हमें सिर्फ अखबार में पढ़ने के लिए कुछ खबर मिलती है, सरकार कुछ नहीं बताते हैं। सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि उनके हाथ काले हैं और उनका चेहरा भी काला है, उनका सच देश के सामने उजागर हो। वो ये भी करे कि संवेदनशील मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो संवेदनशील मुद्दों पर क्या सदन चर्चा के लिए नहीं बना है? संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने चीन पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा को तो घंटे भर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। बाद में जब सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। चीन के मुद्दे को लेकर सरकार बात कराने से क्यों भाग रही है? चर्चा ही होगी ना। संसद सर्वोच्च संस्था है। कल यही अगर कोई मांग करे कि पाकिस्तान के खिलाफ, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। सरकार का तर्क पुराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर दोनों सदनों में बयान दे दिया है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। साफ है, न तो सरकार और न ही विपक्ष चीन के मुद्दे पर कोई झुकने को तैयार है। लिहाजा टकराव जारी है। क्या सरकार यह मान के चल रही है कि संसद ठप होती रही तो कई जरूरी मुद्दों पर वह चर्चा से बच निकलेगी, या विपक्ष यह मान के चल रहा है कि चीन पर चर्चा को लेकर उसका रुख सरकार की घेराबंदी के लिए जरूरी है? जो भी हो, देश हित में जरूरी है कि कोई रास्ता निकले और संसद सुचारू रूप से चले। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि ड्रग्स हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, साथ ही आतंकवाद को भी इससे खाद पानी मिलता है। ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं।
मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत। उन्हें 58 साल की उम्र में ससुराल से दान मिला है। दान में उन्हें, उनकी पत्नी और बच्चों को 50 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई है। एनडीटीवी के खुलासे के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि काले धन की कमाई से ये जमीन खरीदी गई। ऐसे में मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सागर भोपाल रोड पर भापेल गांव में कल्पना सिंघई से 2021 में मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साले हिमाचल सिंह और करतार सिंह ने करोड़ों की ये जमीन खरीदी और अगले ही साल मंत्री और उनके परिवार को दान कर दी। मंत्री जी का ससुराल भोपाल से 80 किलोमीटर दूर सागर जिले के गिरहनी गांव में है, लेकिन परिजनों ने अपने गांव को छोड़कर अच्छी खासी दूरी पर ये जमीन खरीदी। बहरहाल दान में मिली जमीन के चलते सवालों के घेरे में आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एनडीटीवी को जवाब देने के बजाय माइक ऑफ करने की और उसे धकेलने की कोशिश की। कांग्रेस कह रही है कि 58 साल में आपको दहेज मिला है ससुराल पक्ष से। बता देंगे आप, घबराओ नहीं, आपने वो जवाब तो दिया है कि गिफ्ट देने में कोई दिक्कत नहीं अपने ब्लड रिलेशन में देंगे, जो आराम से लंबा जवाब दे देंगे। बस एक छोटी, क्योंकि ये थोड़ा इम्प्रॉपरिटी का मामला आता है कि पहले जमीन सिंचित थी फिर असिंचित हो गई। आपने इस पर बोला नहीं। क्या कह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में है? और ठीक है आप तो ये गोविंद सिंह साफ हमारे सवालों से बचते हुए कि किस तरह से ज़मीन सिंचित या असिंचित थी, किसी भी बात का ये जवाब इस पर नहीं दे रहे हैं। हालांकि जवाब इनको देना पड़ेगा कि 50 एकड़ की ज़मीन इतने सालों बाद आखिर इनके ससुराल पक्ष से इनको गिफ्ट मिली और उसमें भी कई नियमों को शिथिल किया गया है। कांग्रेस इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, मंत्री जी का इस्तीफा मांग रही है। ये शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में संभव हो सकता है। देश देखे समझे, प्रदेश भी देखे समझे कि ये वो मंत्री हैं जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं जनसेवा के लिए सरकार कांग्रेस की गिरा रहा हूँ और जनसेवा मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस मेरी माँ थी, अब मेरी माँ को छोड़ के दूसरी माँ को मैं अपना रहा हूँ। फिर अब 58 साल की उम्र में इनके सालों ने इनको ज़मीन दान में दी है, इनके परिवार को दी, इनके बच्चों को दी है। जिन सालों के पास टोटल 100 एकड़ ज़मीन नहीं है, उनने 50 एकड़ इनको दे दी और वो भी 2020 में खरीदी हुई ज़मीन इनको दी है। ये अपने आप में ये एहसास कराता है कि शिवराज जी, आपने सरकार बनाने के लिए लूट की छूट दी थी और थोड़ी बहुत नैतिकता शिवराज जी में बची हो। इस प्रदेश ने उनको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अगर उसकी थोड़ी बहुत इस प्रदेश पे एहसान करना हो तो प्रदेश को स्पष्ट करे कि दान कैसे मिला, नहीं तो इस्तीफा लेने के लिए हिम्मत है क्या शिवराज जी में? ये एक तरह से एक अवैध दहेज जैसा प्रकरण हुआ और असंचित रजिस्ट्री के पहले और रजिस्ट्री होते ही संचित, ये अपने आप में मैं समझता हूँ घपला है और सरकार की राजस्व विभाग की को नुकसान पहुँचाया इस माध्यम से उन्होंने। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी से जुड़े राजकुमार धनौरा, जिन्हें हाल में ही पार्टी से निकाल दिया गया, वो साफ तौर पर जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार और काले धन के आरोप लगा रहे हैं। इसमें सीधा फर्जीवाड़ा किया गया है, यह इसमें काली धन का उपयोग किया गया है। सालों के नाम पर एक मंत्री ने अपना जो काला धन है वह ठिकाने लगाने के उद्देश्य से ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। इसकी जांच होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि उच्च पद पर बैठे हुए लोग, मंत्री जैसा दायित्व जिनका राजस्व विभाग, और इस तरीके की लूट मचाए हुए इन पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में भी गोविंद सिंह राजपूत राजस्व मंत्रालय संभालते थे, लेकिन कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद ये बीजेपी के साथ आ गए और शिवराज सिंह सरकार में भी वही मंत्रालय संभाल रहे हैं। इन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी भी माना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया था कि सारे सदस्य संपत्ति का ब्यौरा सदन को देंगे, लेकिन ये वेबसाइट बताती है कि 230 में से सिर्फ 15 सदस्यों ने ब्यौरा दिया है। 30 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में सिवाय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के किसी दूसरे मंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली सरकार में संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी समझा। अखबार में, इश्तिहार में मध्य प्रदेश सरकार बता रही है कि कैसे उसने करोड़ों की जमीन माफिया के कब्जे से छुड़ाई, लेकिन उसी मध्य प्रदेश सरकार में किसी और पर नहीं, खुद राजस्व मंत्री पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों की जमीन उन्होंने अपने नाम की, वो भी कई नियमों को दरकिनार कर। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बता दिया। उनसे पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो मोदी क्या हैं। अमृता फडणवीस के जवाब पर तालियां भी खूब बजी। माझा आरोप असा आहे, मोदीजी जर राष्ट्रपिता आहेत तर मग महात्मा गांधी कोण आहेत? महात्मा गांधी आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत आहे। आपले दोन राष्ट्रपिता आहेत, ते नवीन भारताचे आणि ते भारत। साल 2020-21 में कोरोना की लहर के दौरान यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्र पिछले कई दिनों से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांग है कि इन्हें यूपीएससी की परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाए, लेकिन मंगलवार रात को दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग कर इन छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करा दिया। छात्र चीखते चिल्लाते रहे पर पुलिस ने इनकी एक न सुनी। इन्हें घसीटा, पीटा और हिरासत में भी ले लिया। ये छात्र जो पिट रहे हैं वो सब यूपीएससी यानी आईएएस, आईपीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते 2020-21 में यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाए। कोई खुद कोविड पॉजिटिव था, किसी के पिता की मौत हो गई तो कोई कंटेनमेंट जोन में फंस गया। चौंतीस साल की डॉक्टर विद्या यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाई क्योंकि ये उस दौर में दिल्ली के एम्स में लोगों की जान बचा रही थी। जब 2020 में कोविड आया था, हमने दिन रात सेवा की, 12 से 14 घंटे सेवा की। इन हाथों से हमने लाशों को उठाया। जब यहाँ पे लाश उठाने वाले लोग नहीं थे, परिवारों में इतनी सारी मौतें हुई थी, हमने वीडियो लाइव करवा के परिवार वालों को अंतिम दर्शन करवाए थे। हमने जो मेहनत की थी, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी पढ़ाई जा रही है। हमने सोचा ये देश हमारा इस मेहनत को समझेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री समझेंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। और आज हम जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे, जो अटेम्प्ट हमने खोया देश की सेवा करते करते, तो आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है कि हमने कल लाठियां खाई हैं, बुरी तरह सभी ने लाठियां खाई हैं। क्या ये हमारा रिवॉर्ड है देश की सेवा करने का? यहाँ मौजूद हर छात्र की यही कहानी है। कुछ तो प्री और मेंस भी निकाल चुके थे, बस इंटरव्यू से बाहर हो गए। हमारे घर में ना सबको कोविड था, मुझे कोविड था, मेरी मम्मी को था, मेरी दीदी को था, इवन मेरी जो सिस्टर है वो ऑक्सीजन पे थी। सर जो उस समय पे बहुत माहौल था ना, मैं एक तरीके के ट्रॉमा में थी। मेरा बहुत मेंटल ट्रॉमा था सर, मतलब पढ़ना तो बिल्कुल सर, जब पूरा देश मेंटल ट्रॉमा में था, सब उस स्थिति को देख रहे थे, तो फिर हम एस्पिरेंट उससे अलग कैसे हो सकते हैं। मैंने एग्जाम की सर तैयारी हम की थी, बट इतना ट्रॉमा था कि हम नहीं कर पाए थे। डीओपीटी की संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार को लिखा कि मानवीय आधार पर इन छात्रों को एक और मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि इन छात्रों को यूपीएससी का एक और अटेम्प्ट देना संभव नहीं होगा। डीओपीटी ने एसएससी जीडी के छात्रों को मानवीय आधार पर आयु में 3 साल की छूट दी है, तो इन छात्रों का कहना है कि उन्हें भी ये छूट मिलनी चाहिए। देश में उस वक्त जब सरकार फेल हो गई, ऑक्सीजन के अभाव में लोग सड़कों पर मरे, हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। उस दौर के लिए, उस कोरोना के लिए कोई तैयार नहीं था, तो ये लोग कैसे तैयार हो जाते हैं? किसी के पिता की मौत हुई थी, किसी की माँ की मौत, कोई खुद कोविड पॉजिटिव था, कोई क्वारंटीन था, कोई कंटेनमेंट जोन में था। तो फिलहाल सरकार को तय करना है कि उस दौर में जब सरकार फेल हो गई तो इन लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए। फिलहाल मौके के लिए जब ये लोग प्रयत्नशील हैं तो लाठियां तो कम से कम इनको नहीं मारनी चाहिए। सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर के नोनी जिले में एक स्कूल बस पलट जाने से 9 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे में 40 छात्र घायल हुए हैं। इनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। छात्रों को ले जा रही ये बस लोंगसाई इलाके के पास ओल्ड कछार रोड पर अचानक पलट गई और ये बड़ा हादसा हो गया।